वेरी गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एसएससी टॉप 200 सीरीज़ में। आज हम करने वाले हैं हिस्टोरिकल एक्ट का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, तो उसको जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा था, एक फिक्शनल स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है, चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया था, जिसका चैप्टर नंबर 1 था हमारा 1773 का एक्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे देश में आए थे 3 गुंडे। उन गुंडों का नाम क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसका हेड था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया था। फिर हमने पढ़ा कि जहाँ जहाँ इन गुंडों ने, ठीक है, लूट खसोट किया, उस जगह को अपने नाम से रख दिया। जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे ने जहाँ पर लूट किया उसको रख दिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसी तरीके से मद्रास का मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल का बंगाल प्रेसिडेंसी, और ये हेड हुआ करता था। फिर हमने देखा कि वो वहाँ पर क्या करते थे, वसूली का किया करते थे, घूस लिया करते थे, ठीक है, और बहुत बुरी हालत कर दी थी उस एरिया की। इसको देखते हुए वहाँ के सरकार ने क्या किया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट कर दी। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही इस्टेब्लिश हुआ, उसने बोला आज से तुम जो ये कर रहे हो वो गलत है, वसूली बंद। ठीक है, और ये सब कौन देख रहा था दूर से? लंदन में बैठा हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि इन सब खेल का मास्टरमाइंड था। ठीक है, ये हमारा 1773 का एक्ट इससे क्लियर हो गया था। ठीक है, चलिए 1781 के अमेंडमेंट एक्ट में हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट तो बन गया, उसने वसूली करने के लिए भी बंद कर दिया था, कह दिया था, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने उसकी बात नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट को दबा के रखा। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो सुप्रीम कोर्ट के भी काम करने लग रहा था, यानी जुडिशरी का भी काम कर रहा था, अपना ही फैसला, अपना ही कोर्ट कचहरी चला रहा था। ये देख के कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर फिर गुस्सा होता है और कहता है कि जो दूर से देख रहा मास्टरमाइंड की, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये मानेगा नहीं। तो इसको क्या बोला कि आज से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो अपना काम करे, अपना काम यानी मिलिट्री का काम हो गया, एग्जीक्यूटिव का काम हो गया, पार्लियामेंट्री वाला काम हो गया, ये सब काम करे, और सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशरी देखे। यही बताया था। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, रेक्टिफाइंग एक्ट, यानी ठीक करना, या अमेंडमेंट एक्ट यानी सुधार का नियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, फिर हमने देखा 1784 का एक्ट देखा था, स्पिट इंडिया एक्ट देखा। इसमें हमने ये देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको इतनी आज़ादी थी कि वो पैसा का भूखा हो गया था। वो बस लड़ाइयाँ कर रहा था और पैसे ही पैसे कमा रहा था बस। उसको कोई मतलब नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, कि भारत पे कब्ज़ा हो रहा है नहीं हो रहा, वहाँ के लोग उसकी बात मान रहे हैं नहीं मान रहे, बस उसको पैसे से मतलब था। और ये चीज़ जो थी, जो इनके ऊपर जो कंट्रोल कर रहा था कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर, वो भी इनको नहीं रोक रहा था, रोकने में असफल था। दोनों आलस दिखा रहे थे। लेकिन हमने ये देखा कि कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर मेन विलन नहीं था। इस कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर के पीछे भी एक बहुत बड़ा विलन था। जो मेन विलन था वो अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गुस्से में आकर क्या बोला कि तुमसे कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर ये नहीं संभल पाएगा, अब से मैं एक नया नियम बनाऊंगा। और खुद वो एंट्री लेता है, क्या करता है, एक नया सिस्टम लाता है जिसे कहते हैं डुअल कंट्रोल सिस्टम, जिसे हाफ लॉफ सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 2 पार्ट्स कर दिए गए थे कि कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर और उसके जो चेले थे, जो कि पैसे के पीछे पागल थे, उसको बोला तुम्हें पैसा ही चाहिए ना, ठीक है, आज से तुम केवल व्यापार करोगे, ठीक है, पैसा कमाओगे, लूट खसोट जो कर रहे थे वही करोगे, साथ में मिलिट्री की भी पावर थोड़ी दे दी थी इसको, ठीक है, लड़ाई करने के लिए, है ना, लूटने के लिए। दूसरी तरफ क्या था, पार्लियामेंट की जितनी भी पावर होती है, यानी एग्जीक्यूटिव, कानून बनाना, ठीक है, लेजिस्लेटिव, ये सारी पावर्स जो थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दी थी। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल वही था जो मेन जो विलन था ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसने भेजा था। ठीक है, यानी पहली बार क्या देखने के लिए मिला था, ब्रिटिश ने अपने, ठीक है, पार्लियामेंट से कुछ मेंबर्स को भेजा था। नहीं तो कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर जो था वो अपॉइंटमेंट वाला व्यक्ति था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करता था। यानी डायरेक्ट अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक हस्तक्षेप देखने के लिए मिला था। इसी को कहते हैं क्या, ब्रिटिश की पहली आहट। ठीक है, फिर हमने देखा 1793 का एक्ट। इस एक्ट में हमने क्या देखा था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और जो कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर है, इन सबको तो बोल दिया था कि तुम अब जितना पैसा कमाना है, तुम्हारा कमर्शियल पे पूरा अधिकार है, बाकी तुम बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे छोड़ दो। तो इसने इतना पैसा कमाया किसके थ्रू, एक नया नियम लाके, परमानेंट सेटलमेंट लाके, कि रानी भी अचंभा हो गई।
इसने परमानेंट सेटलमेंट मैंने बताया था कि ये होती है स्थायी बंदोबस्त होती है, जिसमें ज़बरदस्ती किसानों से पैसा छीना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ज़मींदार होता है, ज़मींदार के ऊपर ठीक है अंग्रेज़ होते हैं। अंग्रेज़ ज़बरदस्ती ज़मींदार को प्रेशर डालते हैं और ज़मींदार जनता को, ठीक है, और जनता को मजबूरी में पैसा देना पड़ता है। इसकी वजह से बहुत पैसा कमाया इसने, और क्वीन इससे इम्प्रेस होकर बोली चलो ठीक है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पैसा ला कर दे रहे हो, इसीलिए 20 साल तक और तुम राज कर सकोगे। लेकिन याद रखना, अब से डिसेंट्रलाइज नहीं सेंट्रलाइज होगा, यानी जो भी नियम बनाए जाएंगे वो कैसा हो जाएगा, सेंट्रलाइज होगा, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाकर तुम्हें देगी, उसको तुम्हें फॉलो करना है। तो हमने ये कल तक पढ़ा था, ठीक है, आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो हो जाएगा चैप्टर 5, जो कि चार्टर एक्ट 1813 से। याद रखना एक चीज़, क्या चीज़, कि देखो 3 तरीके से हम इसको कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ उसको 3 कैटेगरी में बांट के चलता हूँ, तभी मेरे को याद होता है ये चीज़। एक होता है अपना, जिसको कहते हैं हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइम, ठीक है। दूसरा होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइम, और तीसरा होता है आपका वॉइस रॉय का टाइम, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया है, आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और हो सके आज रात को या तो मैं कल सुबह ये अपलोड कर दूंगा वॉइस रॉय वाला, तो हमारा एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ये चीज़, ओके। और आज इसका टेस्ट भी देना पड़ेगा आपको। वैसे कल बहुत अच्छा, काफ़ी बच्चों ने वैसे टेस्ट दिया है, ठीक है। मैंने चेक तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जस्ट इसके बाद ही चेक करूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि आज पता ही है आपको, मतलब है ना, टेलीग्राम पे कुछ बच्चे ना सुधरेंगे नहीं, बता रहा हूँ मैं, दिमाग ख़राब हो जाता है सही में। चलो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने 1813 के एक्ट को। ये चार्टर एक्ट होगा, यानी हमारे लिए होगा चैप्टर नंबर 5, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ होगा पिछले वाले से, इसीलिए इसमें पूरा का पूरा ध्यान चाहिए आपका, ठीक है, पूरा ध्यान बना के रखना इसमें। तो पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को महारानी ने पूरा 20 साल का अधिकार दे दिया कि जाओ जो करना है, लेकिन पैसा कमा के दो, ठीक है, और थोड़ी मिलिट्री भी दे दी थी। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसको आ गया लालच। इसने ज़मींदार प्रथा से जो पैसा आ रहा था उसको, मतलब ऐसा एज अ प्राइमरी की जगह उसको सेकेंडरी बना लिया, और प्राइमरी पैसा जो लूट खसोट से कमाना शुरू किया। क्या किया उसने लड़ाई करना शुरू किया। 1790 से लेकर 1799, अगर आपको याद हो, 2 उसने एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े, जिसमें उसने टीपू सुल्तान की हत्या की थी आखिरी में। उसके बाद अगर आपको याद हो, 1802 में उसने मराठा के साथ भी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो ये सारी जो युद्ध लड़ने की वजह से क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही तो रिप्रेजेंटेटिव था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो लड़ाई में ही सारा धन लुटा दिया उसने, खर्च कर दिया, ठीक है। और इतनी लड़ाई करने की वजह से क्या हुआ, अलग अलग जो रजवाड़ों से लड़ रहा था, तो इंडियंस यानी रजवाड़ों से उसके रिश्ते हो गए ख़राब। अब सब भारतीय ना उसको ना गलत नज़र से देखने लगे कि ये जो अंग्रेज़ होते हैं सारे अंग्रेज़ गलत ही होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब दूर से जो देख रहा था, जो कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर, अब इसकी तो इज्जत रह नहीं गई थी, ये तो हमारा विलन था ही नहीं। मेन विलन कौन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये दूर से देख रहा था और इसको आया बहुत गुस्सा, ठीक है, लंदन में बैठे हुए। अब इतना गुस्सा आया कि इसने बोला कि जो ये तू कर रहा है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो तुम्हारा COD जो है, तुम लोग जो कर रहे हो, तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारा नाम भी डूब रहा है, ठीक है। तुम्हें बोला है कब्ज़ा करने के लिए, है ना, मीठी छुरी से हलाल करने के लिए, लेकिन तुम तो मतलब है ना हमें ही डुबा रहे हो ऊपर से, एक तो इतना नुकसान कर दिया, लड़ाई पे लड़ाई कर रहे हो। तो क्या इससे क्या करता है, इससे जो मोनोपोली थी, यानी मोनोपोली क्या होती है कि ये मोनोपोली ऐसी थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, इनके पास एक ऐसा अधिकार था कि ये यही केवल भारत में ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, सामान यहाँ पे आके बेचेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा मोनोपोली उससे छीन लिया गया। बस क्या बोला, बेटा तू एक ही चीज़ के काबिल है, चाय बेच तू, ठीक है, समझ आया ये चीज़। तो उसको बोला बस तुम चाय बेचो, बाकी तुम्हारे ना बस की नहीं है। तो ये चीज़ हुई थी। हमने क्या क्या चीज़ देखा, पहला कि मोनोपोली ख़त्म हुआ, ठीक है। दूसरा क्या देखा, चाय बेचा नहीं। दूसरा हमें ये देखना है कि अब ये तो हो गया कि इसका तो ठिकाना लगा दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है, इसको ख़त्म नहीं किया, बस चाय बेचने के लिए रखा। और दूसरा क्या किया कि इसको रिश्ते सुधारने थे इंडियन से, है ना, रिश्ता ठीक करना ज़रूरी था ना, जो उस बाकी रजवाड़े से जो लड़के ख़राब कर रखा था, तभी तो वो है ना प्यार प्यार से अपना काम निकाल पाते। तो रिश्ता ठीक करने के लिए उन्होंने 2 दिमाग लगाया। अमीरों के साथ किया क्या, गुड़ खिलाने वाली नीति, ठीक है। जैसे कि अमीर के जो बच्चे थे, जिसे एलीट वर्ग कहते हैं, एलीट ग्रुप कहते हैं, उनको बोला हम आपको ब्रिटिश एजुकेशन देंगे, ठीक है, बड़े बढ़िया एजुकेशन देंगे, आप है ना बस हमारी बात मानो,
ठीक है, और ये बात मानने भी शुरू कर गए। ठीक, और दूसरा जो था वो था गरीब लोगों के लिए। इनके लिए क्या बोला कि इन गरीबों की सबसे जो ताकतवर चीज़ होती है वो इनका धर्म होता है। तो जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इन सभी के धर्म को ना पहले दिखाओ अपने किताब में गलत, कि ये जितने थे न, इसीलिए आप पृथक निर्वाचन के बारे में आप सुनोगे। ठीक है, इसीलिए आगे चल के सुनोगे किस तरीके से डिवाइड एंड रूल इन्होंने लाया। इसी टाइम से इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना ली थी कि दिखाओ कि किस तरीके से आपस में जो तुम्हारा धर्म है वो किस तरीके से ना मतलब हमेशा से कमज़ोर रहा है ये चीज़। और कौन सा? क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन जो धर्म होता है वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहा है, और इसीलिए उन्होंने मिशनरीज़ को लाया। ठीक है, मिशनरीज़ पता नहीं क्या होते हैं? जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं वो होते हैं। तो गरीबों के लिए मिशनरीज़ पॉलिसी और अमीरों के लिए क्या गुड़ खिलाओ की नीति। क्या हम आपको एजुकेशन देंगे, बढ़िया ऑफिसर बनाएंगे, ये चीज़। ठीक है, जैसे अभी की हमारी सरकार करती है वही चीज़ है, सेम टू सेम। क्लियर हुआ? चलिए इसके एक्ट को देखते हैं हम। 1813 में एबॉलिश कर दिया था, एक सेकेंड, 1813 में एबॉलिश कर दिया था ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ ट्रेड विथ चाइना एंड टी ट्रेड। समझ आ गया? वही चाय बेचो बेटा, तुम्हारे और कोई बस की नहीं है। ठीक, और क्या मना कर दिया था कि नहीं, सॉरी, इनकरेज क्या किया गया था? क्रिश्चियनों को इनकरेज किया गया था। किस चीज़ के लिए? मिशनरीज़ के, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को एनकरेज किया गया था कि आप इंडिया में आओ और बड़े लेवल पे धर्म परिवर्तन करवाओ। ठीक है, हम पहले इनको दिखाओ कि किस तरीके से जो तुम्हारा एक्चुअल धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो सब तुम्हारी धर्म गलत है, तुम्हारे चीज़ों में किताब में सब कुछ गलत लिखा हुआ है। और क्या इसको इनको ये चीज़ समझाओ और इन लोगों का धर्म चेंज करवाओ, तभी तो जब धर्म चेंज करेंगे तो हमारा बात सुनेंगे। जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो वर्ल्ड हिस्ट्री तो किस तरीके से क्या हालत हुआ करती थी। ठीक है, रोमन की, यूरोप की उस टाइम पे जो है ना पूरा अंधविश्वास से भरा हुआ था। दूसरा क्लियर हुआ? फिर उसके बाद बोला इन्होंने वेस्टर्न ब्रिटिश एजुकेशन दो, किसको? इंडियन एलिट वर्ग को, अमीर लोगों को। ठीक है, और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सपोर्ट किया जो ऐसे एजुकेशन को, है ना, मतलब कि इसको ही कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं इसको मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ तीनों क्लियर हो गई ना आपको कि अमीर के लिए क्या किया था, गरीब के लिए क्या किया था, क्या इनका नियम था। अब ज़रा हिंदी में देख लेते हैं। व्यापार एक अधिकार छीन लिया था चीन से, बस चीन के साथ व्यापार कर सकता था, वो भी चाय बेचने का। ठीक है, और ईसाई जो मिशनरीज़ थे उसको बढ़ावा दिया था उन्होंने। ठीक है, अनुमति दी थी कि आओ उनका धर्म परिवर्तन करो। और क्या बोला मैंने? पश्चिमी ब्रिटिश शिक्षा को बढ़ावा दो। ठीक है, किसके लिए? अमीर लोगों के लिए, है ना, अभिजात वर्ग के लिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, रिसेंटली तो इससे रिलेटेड ऐसा कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं था, पहले के थे तो मैंने चल रिसेंट ही लगा देता हूँ। तो रिसेंट में आपका सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन पूछा था, द डैश एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी। मोनोपोली, अगर कंप्लीट मोनोपोली लिखा होता तो एक्ट चेंज हो जाता। मैं भी आऊँगा उस पर, पहले समझाओ। इसने बोला है मोनोपोली को एंड कर दिया गया, तो कब एंड किया गया था? कौन से चार्टर? अभी जो हमने पढ़ा 1813 का चार्टर एक्ट। क्लियर हुआ ये चीज़ अपना 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे 1833 का, तो स्टोरी पे आते हैं अब। चलिए 1833 के चार्टर एक्ट पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझ आ जाएगा, आप समझदार हो मुझे पता है। देखो होता क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको बोला था बेटा तुम चाय बेचो। ठीक है, लेकिन ये चाय बेचने की जगह कमबख्त क्या कर रहा था? अफीम बेच रहा था चुपके से। ठीक है, अपने ऑफिसर्स को, है ना, मतलब धुत कर रखा था इन लोगों ने। तो आ गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को गुस्सा। ठीक है, बोला तू ना चाय बेचने के भी लायक नहीं है, उसी चाय में ना डूब के मर जा तू कहीं। ठीक, और क्या किया? इससे कंप्लीट मोनोपोली छीन ली। ठीक है, अब तुम व्यापार नहीं करोगे, मतलब कर सकते हो लेकिन जो तुम्हारा जो एक अधिकार दिया था 20 साल 40 साल ये सब, अब तुम भूल जाओ चीज़, तुम चाय बेचने के भी लायक नहीं हो, नीच कहीं के। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहले ये किया, फिर बोला तुम जो ये 3 गुंडे जो हो, तुमने जो दिमाग ख़राब करके रखा हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तुम निकलो यहाँ से। ठीक है, उसकी जगह ले आए ये लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ले आए थे। ठीक है, ये इनकी नई शुरुआत थी, क्योंकि अभी चाहता था हर चीज़ नई तरीके से हो। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत मौका दे दिया था इन लोगों को, तो इसको हटा दिया। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या की? ठीक है, अब जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो अब तक बच के आ रहा था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी तो था, एक तो सीओडी की तो इन्होंने मतलब ऐसे लगा ही दी थी।
याद है ये कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर, इसकी तो पहली बैंड बजा दी थी पहले। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसकी जगह जो लाया था, ये भी निकम्मे की तरह काम करने लगा था, फेल हो रहा था। ठीक, तो इसके लिए क्या किया, इसकी मदद करने के लिए ले आए थे सिविल सर्वेंट को लंदन से। ये ना सिविल सर्वेंट भेजा करते थे, और याद रखना ये थोड़े करप्ट हुआ करते थे ये भी। क्यों? क्योंकि ये ना भाई भतीजावाद वाले थे, है ना। तो इन दोनों को बोला कि तुम दोनों साथ में मिलके क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, एग्जीक्यूटिव का काम करोगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम करोगे और कानून बनाओगे, ये चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद अब लास्ट चीज़ में क्या देखनी है कि तीसरा, ये समझ आ गया आपको, पहला क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, चौथा। अब आगे चौथे पे ये देखो क्या करता है नई शुरुआत में, लॉ कमीशन स्टैब्लिश करता है। ये अपनी मन मर्जी कर रहा है, ये अपना कुछ कर रहा है, ये अपना कुछ कर रहा था, तो बोला अब हमें ना एक लॉ कमीशन चाहिए। लॉ कमीशन के थ्रू हम यहाँ पर कोई ना कोई ना एक लॉ बनाएंगे, एक संविधान तरीके का कोई ढांचा बनाएंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर हुआ? ठीक, ज़रा 4 बार फिर से सोचो क्या क्या बोला मैंने। मोनोपोली छीन ली, दूसरा क्या बोला मैंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इंडिया बना दिया गया, सिविल सर्वेंट ले आए इसकी मदद करने के लिए, और क्या बोला कि लॉ कमीशन डाल दिया, ठीक है। चलो चलो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो लॉस्ट इट्स रिमेनिंग ट्रेड मोनोपोली, खींच लिया उसका, ठीक है, तुम चाय बेचने के लायक नहीं हो। उसके बाद फर्स्ट लॉ कमीशन जो स्टेब्लिश कर दिया, और नाम याद करना मैकले था, ठीक है। ये यहाँ पर लॉर्ड लॉर्ड पता नहीं क्यों लगाते हैं यार, मेरे को कट करना भूल गया, बड़ा गुस्सा आता है देख के जब लॉर्ड जब लिखा आता है। और आज है ना, और ख़ास करके जो मेरे दोस्त थे ना, मतलब जब लिखते थे पेपर में लॉर्ड लगा के, मैंने तो आज तक नहीं लिखा, मेरे टीचर भी इसके आगे लॉर्ड तो लगा दिया, पर क्यों लगाऊं मैं लॉर्ड, कौन सा देश के लिए काम करके गए हैं लोग। नेक्स्ट है आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आ गया था, ठीक है, एग्ज़ाम होता था उनका, लंदन में होता था, वहाँ से भेजते थे, बताया था ये चीज़ मैंने, ठीक है। चलो, अब यही चीज़ मैंने बोला कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, भारत बना दिया था। शेष व्यापारिक एक अधिकार भी खो दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और प्रथम विधि आयोग को ले आए थे लोग, मैकले उसका अध्यक्ष हुआ करता था, और सिविल सर्विसेज की इस्टेब्लिशमेंट की थी, क्योंकि ये बेस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लंदन की परीक्षा देकर आ रहे थे ये लोग, ठीक है। चलो, आप करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें भी सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ तो है नहीं इसमें। क्या बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया, बताओ ज़रा। तो ये बनाया गया जस्ट अभी हमने पढ़ा 1833, ठीक है, ये देख लो, ठीक। चलो, नेक्स्ट है अपना 7th चार्टर एक्ट 1853 का। चलिए 1853 के एक्ट पे आते हैं। तो चार्टर एक्ट 1853 है हमारे लिए, चैप्टर नंबर 7 कहलाएगा, ठीक है। और ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, मज़ा आएगा देखना। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सिविल सर्वेंट साथ में काम करने के लिए बोला, कि इसीलिए तो इसको लाए थे उठा के लंदन से, ठीक है, इनका एग्ज़ाम करवा के, कि लंदन में एग्ज़ाम होता था, यहाँ पर आते थे, साथ में मिलकर आप काम करो, और बढ़िया शासन, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से यही चाहता था, लेकिन साथ में कर नहीं रहे काम, ठीक है, ये भी भ्रष्ट, ये भी भ्रष्ट, लो अब कहाँ से काम होगा, ठीक है, ये परेशान, अरे यार मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनता है ना। तो उसके बाद फिर ये लाता है नया चार्टर एक्ट 1853 का, कहता है अब होगी क्रांति, ठीक। तो क्या करता है, दो चीज़ें करता है। पहला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बोलता है तुम है ना बेटा लेजिस्लेटिव संभालो, ठीक है, इधर उधर मत भटको, और तुम्हारे लिए 6 काउंसिल मेंबर्स और बढ़ा रहा हूँ मैं मेंबर्स, ठीक है, अपने जो तुम्हारी काउंसिल है उसमें 6 मेंबर्स और मैं डाल रहा हूँ, लेकिन अब काम ढंग से हो जाने चाहिए मैं, क्योंकि 6 जो होंगे एक्सपर्ट होंगे वो अपने फील्ड के, ठीक, इस तरीके से। और दूसरे को क्या बोला, एग्जीक्यूटिव का पावर दे दिया सिविल सर्वेंट को, जो ये काम करने नहीं दे रहा था, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट वालों को जो बोल दिया गया, IAS सबको, कि तुम संभालोगे एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, तुम करोगे लागू कानून को, ठीक है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, करो। और इस बार क्या बोला कि इस बार मेरे को भ्रष्ट बंदे नहीं चाहिए लंदन से आए हुए, इंडिया में ही एग्ज़ाम हो, फोर्ट विलियम में ही एग्ज़ाम हो, इसीलिए इनका एग्ज़ाम यहीं पे शुरू किया गया, समझ आए चीज़। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान दो, विवाद बाय लोकल, लोकल विवाद क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे थे क्योंकि देखो ये कहते हैं ना कि चीज़ें घूम के आती हैं। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा कि पढ़े जो अमीर लोग थे उनको पढ़ाई करवा दी, अंग्रेज़ी पढ़ाई करवा दी बढ़िया से, ठीक है। जब तुमने ब्रिटिश चीज़ें पढ़ा दी तो ब्रिटिश में तो संविधान तो था ना उस टाइम पे, तो संविधान भी पढ़ा होगा, तो इनका दिमाग खुला तो बोला कि भाई हमें तो अब चाहिए है ना इज्जत, हम लोगों ने ये बोल दिया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे, एसोसिएशन हुआ, तभी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से ये होता है कि हमें भी क्यों अंग्रेज हम पे शासन करेंगे, हाँ चलो तुम हो तो हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भी कुछ मेंबर्स को रखो,
ये आवाज़ उठने लगी, ठीक है। और फिर जाके परेशान होकर फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलता है, अरे यार ये सब सुधर नहीं रहे, चलो कोई नहीं, ऐड कर दो इन लोगों को, फिर कुछ मेंबर्स को रख लो। 6 मेंबर्स डाल दिए गए थे किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, और 4 मेंबर्स डाल दिए थे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। और ये इंडियन हुआ करते थे, जिनको लोकल्स हुआ करते थे इनको डाला गया था, लेकिन ये पीछे सीट में बैठते थे, तो इनकी बात नहीं सुनते थे। लेकिन याद रखना, ये गेम खेलेंगे आगे चल के। ठीक, ये क्लियर हुआ। चलो आज थोड़ा मूड ठीक नहीं लग रहा, चलो ओके। चार्टर एक्ट 1853, ठीक है, इसने क्या किया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो हैं दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया। क्लियर, यही तो मैंने बताया था कि दोनों को अलग अलग कर दिया था, जो अपने सिविल सर्वेंट थे और ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था। इंट्रोड्यूस किया गया था लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी यहाँ पे यार, असेंबली आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद कितने, 6 मेंबर्स को, ठीक, नॉन ऑफिशियल क्यों लिखा, क्योंकि इंडियंस थे, ठीक है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स को, समझ आ गया, वही चीज़ मैंने जो आपको बोली। ओपन कंपटीशन करवा दिया गया था, क्योंकि भ्रष्ट आ रहे थे वो लोग, एग्जाम के नाम पे नीट वाला पेपर दे रहे थे, ठीक है। चलो, इंक्रीज द नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव, ठीक है, काउंसिल मेंबर्स, 6 मेंबर्स बढ़ा दिए थे, 6 एक्सपर्ट को भेजा था, वही चीज़ मैंने बताई है। देख लो, विधायिका और कार्यपालिका को, ठीक है, अलग अलग कर दिया गया। स्थानीय प्रतिनिधि जो थे, मतलब जो भारतीय थे, उनको डाला गया। 6 जो गैर अधिकारी थे किस में डाला गया, ये आपका विधान परिषद में, और सॉरी विधानसभा में, और उसके बाद आपका विधान परिषद जो था उसमें आपके 4 मेंबर्स जुड़े थे, ठीक है। सिविल सेवा की शुरुआत की गई खुले प्रतियोगिता वाली, और विधायिका परिषद में 6 नए मेंबर्स जोड़े गए जो एक्सपर्ट हुआ करते थे। क्लियर हुआ ये चीज़। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1853 का, स्टेटमेंट वाइज है, देख लेना। एस्पिरेंट्स टू द सिविल सर्विसेज आर सेलेक्टेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, यही तो बोला मैंने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू इनको चुना गया, इंडिया में जो हुआ था। तो आपका पहला तो ठीक है, पहला ठीक है। उसके बाद ए लॉ मेंबर, ठीक है, एडिड द गवर्नर जनरल के काउंसिल में लॉ मेंबर को जोड़ा गया। ये तो पिछले वाले में नहीं हमने पढ़ा था, 1833 वाले में, याद करो ज़रा ध्यान से, 1833 वाले में पढ़ा था। यहाँ देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये देखो, ब्रिटिश 13 पे आ गया क्या, कहाँ गया, ये देखो, फर्स्ट लॉ कमीशन बैठा था, है ना, इसमें जोड़ा गया था पहली बार, ठीक। तो यही मैंने कह रहा हूँ कि जो लॉ मेंबर्स है वो आपका गवर्नर जनरल के काउंसिल में 1833 में जोड़ा था, इसमें नहीं, तो ये गलत हो गया आपका। तो स्टेटमेंट 1 ही ठीक है। तो 1 स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, आंसर 3rd आएगा इसका, ठीक है। चलो 1858 के आते हैं, और ये आज का हमारा आखिरी है, फिर कल वॉइस रेस स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये है लास्ट 1858 का एक्ट, हमारे लिए 8वां चैप्टर। होता क्या है ना, 1857 का वॉर आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। लड़ाई हो गई, भयंकर लड़ाई, ठीक है। तो उस लड़ाई में क्या होता है ना, अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसका दिमाग हिल गया कि यार ये क्या हो गया, ये सब एक साथ हो गए थे, ठीक है। शुरुआत में तो ये हार भी रहे थे, बाद में उनकी आर्मी सब आ गई। तो जब हम पढ़ेंगे ना 1857, तो मैं बताऊँ क्या क्या चीज़ें हुई थी, बस ये समझ लो, इनकी बाद में आर्मी आई थी बैकअप में, और फिर जाके इन्होंने कंट्रोल वापस लिया था, नहीं तो बहुत बुरी तरह से पीटे जा रहे थे ये, ठीक। तो 1858 में, उसके अगले साल ही जब ये लड़ाई ख़त्म हुई थी, वॉर ख़त्म हुआ था, डर गया था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अपना जो विलन था, उसके ऊपर भी एक विलन तो नहीं, लेकिन एक रानी होती थी, जिसको ये आपका क्वीन कहते हैं ना, क्वीन रूल। तो क्वीन आई, थप्पड़ मारा इसको, ठीक है, बोला तेरे को रखा किस लिए मैंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तू नीच, तेरे को क्या आता है, तू भी उसकी तरह, तेरे जो नीचे है वो जो COD, वो उसको भी कुछ नहीं आता था, उसके नीचे जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो डाल रखा है, इसको भी कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब मैं करूँगी जो करूँगी, अब तू देख, ठीक। तो क्वीन ने बोला आज से मेरा रूल होगा, जाओ मेरी आर्मी वहाँ पर शासन, मतलब है ना, स्टैब्लिशमेंट हो पहले। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडियन पार्लियामेंट का नाम देकर इंडिया में स्टैब्लिश किया गया, तब से कहा जाता है क्वीन का रूल शुरू हुआ, समझ आया। पहली बार जो प्रॉपर तरीके से इंडिया, पहले कैसे इनडायरेक्ट तरीके से आया था, मैंने बताया था आपको क्विट इंडिया एक्ट के टाइम पे, लेकिन पूरी तरीके से जो कब्ज़ा हुआ ब्रिटिश का, वो आपके 1858 से स्टार्ट हुआ था। इसी के बाद से उसने क्या किया, सबसे पहले इसको भगाया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, और कौन लाया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया इसको, ठीक है। इसकी पावर थोड़ी कम थी, क्योंकि पार्लियामेंट ही ज़्यादा पावर लिया करता था। अब इसमें 2 चीज़ें थी, कानून बनाया जाता था, अभी भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्यों नहीं भगाया इसको, क्योंकि ये देखो, ये पार्लियामेंट का हिस्सा था, इसको भगा नहीं सकते थे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी भी उसी में था, लेकिन इसमें से BOE को हटा दिया था, ये है ना आपका,
क्या अभी वही कह रहा हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा दिया था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से। समझ आ गया ये चीज़। और एग्जीक्यूटिव जो था, कार्यपालिका, इसमें जो ऑफिसर्स हुआ करते थे सिविल सर्विस वाले, इनका ये 1-2 ऑफिसर्स ऐसे मान के चलो, कुछ ज़्यादा मेंबर्स हुआ नहीं करते थे, ऐसे ही अपना अपना चाय बिस्किट खा के अपना दिन बिता रहे थे, है ना, ये भी लूट खसोट कर नहीं आए थे। तो इनको गुस्सा आता है हमारी रानी को, वो कहती है, क्या कहती है रानी जी, कि तुमसे भी कुछ नहीं होगा, तुम अब हम लाएंगे अपने किसको, इनको किसको भेजा इन्होंने, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया भेजा, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को भेजा गया, जो ग्रुप ऑफ आईएएस हुआ करता था, ठीक है, 15 मेंबर्स का ग्रुप हुआ करता था, ठीक। तो बड़े पावरफुल तरीके से शासन हो, ये चीज़ सुनिश्चित करने की कोशिश की। क्या क्या हमने पढ़ा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से हो नहीं रहा था, क्वीन आती है और बोलती है चलो हटवे, तो मैं अब कानून चलाऊंगी। और वो क्या करता है, वॉइस राय को स्टैब्लिश करती है, इसमें से BOC तो वैसे ही रहता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, लेकिन उसमें से हटा देती है वो किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा देती है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को ले आती है, जिसे 15 मेंबर्स का एक टीम हुआ करता था। क्लियर हुआ ये? चलो देखो इधर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इट मार्क द एंड ऑफ द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सही है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को मार के भगा दिया और कहा कि मैं राज करूंगी आज से, यही तो बोला था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, क्या उसको चेंज कर दिया गया था, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, वही चीज़। उसके बाद डुअल गवर्नमेंट जो सिस्टम था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इन सभी को पटक के बाहर फेंक दिया था। देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पटक के, इसके मेंबर्स थे अभी भी उसमें जो काउंसिल में उसके मेंबर्स, तो पार्लियामेंट के मेंबर्स तो हटाओगे नहीं ना, लेकिन ऑलमोस्ट ये चलो इसको हटा दो, इनको तो हटा ही दिया था, डुअल सिस्टम हटा दिया था, 2 गवर्नमेंट वाली जो हमने 1784 में पढ़ा था, और इसको तो बिल्कुल भगा दिया था, कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर को, ठीक है। इस ये पता नहीं, ये तो गायब ही हो गया था, ये तो अभी दिखाए मेरे को, ठीक। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज प्लेस, मैंने बताया ना कि जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को दे दिया गया था, जिसमें 15 मेंबर की काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, समझ आ रहा है ना। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, गवर्नर जनरल को भारत का वॉइस रॉय नियुक्त कर दिया था, ठीक है। और ये क्या है, द्वैध शासन प्रणाली, जो 2 शासन प्रणाली खत्म कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो हटा दो, ठीक, कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर को भी मिटा दिया था। और इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो तो कार्यपालिका थी, उसमें सचिव, ठीक है, सचिव राज्य यानी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को नियंत्रित करने के लिए बोला, जिसमें 15 मेंबर्स हुआ करते थे। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइस राय। सही है ना, गवर्नर जनरल को वॉइस राय बना दिया था। ही एक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ये सही बात है, ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन के अंडर ही काम करता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अपने आपको समझता था मैं हूँ मेन विलन, उसको भी भगा दिया था। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वॉज असिस्टेड बाय द 15 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। सही बात है कि जो स्टेट ऑफ द ये होता था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया होता था, उसको 15 मेंबर्स के द्वारा क्या किया जाता था, असिस्टेड किया जाता था। तो दोनों ठीक है, क्लियर, ओके। तो क्लास के नोट्स यहाँ मिल जाएंगे आपको, मैंने डाल दिया पहले से ही। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पर मिल जाएगा, यहीं पर आपको अटेम्प्ट करके डालना है। कल वाला मैंने अभी चेक नहीं किया, अभी चेक कर दूंगा, ठीक है। और जितनी भी लड़कियाँ हैं, मैं पहले कह रहा हूँ, आप प्लीज़ ना यार इसमें ना देखो, एस्पिरेंट जोन पे मैसेज मत करो, ठीक है, मतलब क्या बोलूँ यार, दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक। तो आप ना यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, एस्पिरेंट्स फील्ड में जाके मैसेज कर सकते हो, ठीक। और वहाँ से क्योंकि वहाँ पर आपका ना मैसेज कोई देख भी नहीं पाएगा, केवल मैं ही देख पाऊँगा, ठीक है। तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो सेव रहेगी। चलिए तो क्लास ख़त्म करते हैं, ओके।